हेलो मेरे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक्स ट्रॉय में आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है तेरे वास्ते मेरी या जिंदगी। अगर मुझे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है तो मैं नॉवल में उपलब्ध सभी अध्यायों को अपलोड करूँगा, इसलिए सबसे पहले पहला अध्याय सुनने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। पहला चैप्टर सुनने के बाद मेरे दोस्तों को याद रखें। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स। चैप्टर 71, रोहिका कपूर। कपूर फैमिली की इकलौती बेटी। योजक चिन्ह। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रेट दिस नो। एक अंधेरा रूम जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस हल्की रोशनी के जो ऊपर लगे रोशनदान से आ रही थी। वहां एक अजीब सी पियानो और सीटी की धुन बज रही थी जिससे वो अंधेरा कमरा गूंज रहा था। एक शख्स जिसकी आंखें बंद थी और वो उस धुन को सुनने में मगन था। तभी चर करके दरवाजा खुला और कोई अपनी छड़ी की टक टक करते हुए अंदर आया, जिससे उसकी पियानो पर चलती उंगलियां रुक गई और वो बिना आंखें खोले बोला, अल्पविराम अल्पविराम, फिर आ गए आप। पहले आपको चैन नहीं मिला मुझसे मेरे प्यार को अलग करके, अब क्या लेने आए हो यहाँ? उस शख्स की बात सुनकर अभी आए छड़ी के सहारे खड़े अधेड़ उम्र के बुजुर्ग पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो उतने ही गुरूर के साथ उसके बगल में जाकर खड़े हो गए और बोले, आपकी आंखों पर कब तक उस छोटी लड़की की पट्टी पड़ी रहेगी, जबकि आप भी जानते हो कि वो आपको क्यों पसंद थी। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस पियानो पर बैठे लड़के की मुट्ठियां कस गई और वो झटके में खड़े होकर अपनी सर्द आवाज में बोला, हाँ, उसकी वजह मेरा दुश्मन था जिसके गुणगान करते आप थकते नहीं थे। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि उसकी सबसे अजीज चीज उससे छीन लूंगा जिसका इंतजाम मैंने बचपन में ही कर लिया था। लेकिन सब खराब हो गया, पर फिर भी एक शांति हुई कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो उसकी भी नहीं हुई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन बहुत बाद में एहसास हुआ कि उसकी जगह मेरे दिल में बन चुकी है। ये कहकर वो चुप हो गया कि उसकी बात पूरी करते हुए वो बूढ़ा आदमी बोला, इसलिए तो आज तक तुमने उसे तलाश करना बंद नहीं किया, जबकि उसके इस दुनिया में होने के चांसेस बहुत कम है। हा हा हा। वो मुड़ गया और उन्हें देखकर एक मजाकिया हंसी के साथ बोला, क्या मजाक की बात है, वो पोती तो आपकी थी लेकिन विश्वास दूसरों को है कि वो अभी भी जिंदा है। हा हा। उसकी कंजी आंखों में अपने लिए तिरस्कार और मजाक देखकर महावीर कपूर बुरी तरह से चिढ़ गए, लेकिन उससे सामने खड़े इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी महावीर कपूर एक गहरी सांस लेकर मुद्दे की बात पर आते हुए बोले, ऋत्विक अग्निहोत्री के बारे में क्या पता चला? ये नाम सुनकर उसकी हंसी ठंडी हो गई और आंखें खतरनाक। उसके सामने वही सीन आ गया जब वो एक मामूली सी न्यू कमर को पकड़े उसे वॉर्निंग भरा लुक दे रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने राही का चेहरा आ गया, जिसे देखकर वो डेविल स्माइल करते हुए मन में बोला, राही और रोहिका कितना एक जैसा सुनाई देता है। उस ऋत्विक ने अपनी फितरत दिखाई ही दी और रोहिका जैसी एक लड़की ढूंढ ली जिससे वो अपने दिल की खाली जगह को भर सके। उद्धरण चिन्ह। पर अफसोस, क्योंकि तुम्हारा ये दुश्मन तुम्हें कैसे भी खुश नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारी वो सब्स्टिट्यूट वाली खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। ये सोचकर ही उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। महावीर कपूर उसके चेहरे को गौर से देख रहे थे। उन्होंने फिर से अपनी कड़कावाज में पूछा, मैंने कुछ पूछा तुमसे दो? उनकी ऊंची आवाज सुनकर उस शख्स के भाव कठोर हो गए और वो गुर्राते हुए बोला, चिल्लाए मत मिस्टर महावीर कपूर। आप होंगे एक महान व्यक्ति जिन्हें सब पूछते हैं और इजाजत लेते हैं, लेकिन भूलो मत आपके सामने कौन खड़ा है। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर महावीर कपूर शांत हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जिसके बाद उन्होंने जो सुना उससे उनकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई। उन्हें शांत देखकर उस शख्स ने खुद के गुस्से को काबू किया और अपने उसी ठंडे लहजे में बोला, ऋत्विक अग्निहोत्री की जिंदगी में एक लड़की है जो आपकी पोती की परछाई ही लगती है। एक पल को मुझे लगा था कि वो। ये कहते हुए वो थोड़ा रुक, फिर उसने आगे कहा, वही रोहिका है आपकी पोती और कपूर खानदान की इकलौती बेटी रोहिका।
कपूर, जिसकी किस्मत ही सोने जैसी होने वाली थी, लेकिन उसके खुद के दादा सब देखकर भी अनजान बन गए और उस 14 साल की लड़की को उन लोगों को ले जाते देखते रहे जो उससे जलते थे। उद्धरण चिन्ह। उसका इतना ही कहना था कि अपनी कठोर आवाज में महावीर कपूर गुस्से से दहाड़े, बस हाँ, मेरी वजह से वो खो गई, लेकिन मैं उसे किसी और जगह भेजने वाला था जहां से वो उस तरह बड़ी होती जिस तरह मैं चाहता था। एक नाजुक लड़की की जिंदगी उसके लिए कभी नहीं थी, ये बात तुम भी जानते थे। रही बात तुम्हें उसके लिए चुनने की, तो ये इसलिए था क्योंकि वो पिद्दी सा लड़का ऋत्विक अग्निहोत्री जो सबके लिए एक शैतान है, लेकिन मेरी पोती को वो हमेशा के लिए खुद के पास रखना चाहता था। यही तो वजह थी कि मैंने रुहिका का रिश्ता पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे साथ जोड़ा था, जिससे वो अग्निहोत्री का बेटा किसी और की मंगेतर पर नजर ना डाले। मगर फिर भी वो बाज नहीं आया, इसलिए मैंने उसे टूर भेजने के बारे में सोचा था, लेकिन कुछ और ही हो गया। ये सब सोचते हुए महावीर कपूर के चेहरे पर चिढ़, गुस्सा और माथे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा भी पछतावा नहीं था कि उनकी वजह से उनकी पोती आज लापता है या फिर वो मर चुकी है, क्योंकि कपूर फैमिली के एक दो लोगों को छोड़कर सभी को विश्वास था कि अब उनके घर की बेटी जिंदा नहीं है। उस शख्स ने उनकी बातों को इग्नोर किया और बोला, ने सुना कि आप अपनी नातिन, क्या नाम है उसका? हाँ, स्नेहा वर्मा से ऋत्विक का रिश्ता कराना चाहते हो? कुछ सोचते हुए महावीर कपूर ने कहा, हाँ, मैंने उसे बुलाया भी था, लेकिन वो नहीं माना। उसका कहना है कि जिसकी वजह से वो हमारी हवेली आता था, जब वही नहीं है तो किसी से रिश्ता जोड़कर क्या फायदा। उसने ये भी कहा कि वो, कहते हुए वो रुके और अपनी भवें सिकोड़ते हुए बोले, तुम्हें सच में यकीन है कि ऋत्विक किसी और के साथ आगे बढ़ गया है? कहीं इसके आगे के शब्द उन्होंने पूरे नहीं किए, जिसे वो शख्स भी समझ रहा था। उसने कहा, नहीं, वो कोई राही नाम की लड़की है, एक अनाथ, जिसे बचपन में ही कोई अनाथ आश्रम में छोड़ आया था, वो रूही नहीं हो सकती। महावीर कपूर ने भी सर हिलाया और बोले, ठीक है, तुम उसे संभालो। वैसे भी अग्निहोत्री के यहाँ रिश्ता करना मेरी भी मजबूरी है, लेकिन अच्छा ही है जो ऋत्विक ने किसी और को चुन लिया है, तो अब स्नेहा को समझाकर उसे भी उसके मोहजाल से निकालना होगा, कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। उस शख्स ने भी हाँ में सर हिला दिया। आज फिल्म की शूटिंग का आखिरी दिन था, जिसमें अयंतिका और समर्थ की लड़ाई होती है, जहां वो दृष्टि के भाई के साथ उन सभी लड़कों को भी तड़पा कर उन्हीं के सामने मार देती है। लेकिन आखिर में दृष्टि अपने भाई के खून से लथपथ और एसिड से गली बॉडी देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और वहीं पड़ी गन को उठकर अंतिका, जो समर्थ से लड़ रही थी और उस पर हावी भी पड़ रही थी, उसकी पीठ पर गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनकर वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। अयंतिका की आंखें बड़ी हो जाती है और वो सदमे से अपने पेट को देखती है, जहां कोई घाव नहीं था। फिर खुद को बाहों में पकड़े आदमी को, जिसने हमेशा के साथ ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और अपनी आंखों के पास के फेस को कवर कर रखा था। राही डर गई और ऋत्विक के गले लग गई। उसकी आंखें जो कठोर थी बहने लगी और वो चिल्लाए, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वो बस ऋत्विक को अपनी बाहों में लिए बुरी तरह से रो रही थी। वही उसे देखकर सभी लोग रुक गए। डायरेक्टर धान समझ गए उसके साथ कुछ सही नहीं है और वो सब कुछ सच समझ रही है। वही समर्थ बना निश्चित भी हैरान वहां खड़ा था और दृष्टि को देख रहा था, जिसके हाथ में गन थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वो सीन में थे और राही अयंतिका के रूप में ऐसी एक्टिंग बहुत ही इमोशनल और अच्छी लग रही थी, इसलिए डायरेक्टर रिधान ने कट नहीं किया और शूटिंग जारी रखी। बाकी सभी एक्टर्स और क्रू मेंबर्स भी अमेज होकर अपने सामने हो रहे भावनात्मक सीन को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। राही, जो ऋत्विक के गले लगे फूट फूट कर रो रही थी, उसे कल का ही सीन याद आ रहा था जहां ऋत्विक उसके पास आ गया था, और अगर थोड़ी भी देर से वो हटता तो उसकी जगह वो कार से टकरा जाता। उसे खोने का डर अब भी उसके जहन से नहीं निकला था और वो सीन में इतनी घुस गई कि उसे अपने आसपास का भी होश नहीं रहा, सिवाय खुद के और अपने ऋत्विक भी समझ रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे रोने दिया जिसके सहारे उसका दिल हल्का हो जाए। दोनों इतने अच्छे लग रहे थे कि देखने वालों की आंखों में उनके अलग होने का दुख और आंसू बढ़ने लगे।
वही आज स्क्रीन राइटर भी आया था, वो भी खड़ा हो गया और उस सीन को देख रहा था जिसे उसने सोचा जरूर था, लेकिन यही सोचकर उस ख्याल को झटक दिया कि अगर ये फेक लगा तो इससे पूरी स्टोरी अफेक्ट हो सकती है। उसके होठों पर भी एक दर्द भरी मुस्कान आ गई, जैसे ये सीन उसके दिल के करीब हो और सच भी था। ये स्टोरी कोई कल्पना नहीं, उनकी हकीकत थी जिसे उन्होंने अपने समय में जिया था। वो स्क्रीन राइटर नहीं थे, बस वो चाहते थे कि उनकी लिखी गई ये कहानी दुनिया के सामने आए। कैरेक्टर अलग हो सकते थे, नाम भी अलग थे, लेकिन एहसास और दर्द वही था जिसे उन्होंने बहुत सालों पहले देखा था। उनकी आंखों से एक आंसू लुढ़कते हुए गाल पर आ गया और वो आसमान को देखकर बोले, तुम्हें मरते हुए नहीं दिखा सकता था दोबारा, इसलिए एंडिंग सीन चेंज कर दिया, लेकिन इस कहानी के जरिया में कल्पना में भी दुनिया के सामने हमारी नई जिंदगी बताना चाहता हूँ जिसे मैंने खुद लिखा है। आशी शूटिंग का लास्ट सीन अयंतिका के अकेलपन को दिखाने के बाद खत्म हो गया, जिसमें वो अपने अनजान प्यार को गोद में लिए बैठी थी और उसके चारों तरफ लाशें बिछी थी। उसने गुस्से में ही दृष्टि और समर्थ को गोलियों से भून दिया और बिना पलक झपकाए बैठी रही। वो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक उसकी डरावनी हंसी पूरी पहाड़ी इलाके में गूंजने लगी। कहा था ना, हीरो हीरोइन मरते हैं लेकिन विलेन नहीं। हा 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 हा, वो पागलों की तरह हंसती रही। पता नहीं कितने समय तक वो हंसी और अचानक उसका हंसना रोने में बदल गया और वो उसी अनजान आदमी के सीने से लगते हुए बोली, पर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, अकेले नहीं, इसलिए जहाँ तुम वहीं मैं। उसने ये कहा और मुस्कुराए, जिसके बाद वो वहीं मर गई। उसके हाथ में गन थी जिसमें साइलेंसर था। उसने खुद के सीने में गोली मार दी और उसकी बाहों में ही मर गई। सीन खत्म होने के बाद भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे तोड़ते हुए किसी ने ताली बजाई, जिससे सभी होश में आए और उनकी नज़र स्क्रीन राइटर पर चली गई, जो आंखों के नामी लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे, जिनके साथ डायरेक्टर रिधान भी प्राउडली खड़े सभी की एक्टिंग तालियों के साथ सराह रहे थे। सीन खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी छाप उन सभी के दिलों पर गहरी छप चुकी थी। ऋत्विक ने राही को ठीक से खड़ा किया और उसे संभालते हुए चेयर पर बिठा दिया। तभी पीछे से आवाज आई, मानना पड़ेगा एक्टिंग हो तो ऐसी वाला समझ नहीं पाए कि यह एक्टिंग है या सच। हा हा हा, उसे देखने राही ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ऋत्विक की आंखें जरूर गुस्से से लाल हो गई थी। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रेट दिस नो वेल। चस 72 राही का निश्चित को भाई कहना। सीन खत्म होने के बाद भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे तोड़ते हुए किसी ने ताली बजाई, जिससे सभी होश में आए और उनकी नज़र स्क्रीन राइटर पर चली गई, जो आंखों में नमी लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे, जिनके साथ डायरेक्टर रिधान भी प्राउडली खड़े सभी की एक्टिंग तालियों के साथ सराह रहे थे। सीन खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी छाप उन सभी के दिलों पर गहरी छप चुकी थी। ऋत्विक ने राही को ठीक से खड़ा किया और उसे संभालते हुए चेयर पर बिठा दिया। तभी पीछे से आवाज आई, मानना पड़ेगा एक्टिंग हो तो ऐसी वाला समझ नहीं पाए कि यह एक्टिंग है या सच। हा हा हा, उसे देखकर राही ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ऋत्विक की आंखें जरूर गुस्से से लाल हो गई थी। 34G31T देखने। आरव ब्लैक 3 पीस सूट पहने, एक हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाले हंसते हुए राही के सामने खड़ा हो गया। उसकी नज़र राही पर जरूर थी, लेकिन ध्यान उस अनजान शख्स पर जिसका ऑरा उसे खुद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मास्क के पीछे छुपी उन काली आंखों में एक अलग सा ही अंधेरा था, जिसे देखने वाला अंदर तक भयभीत हो जाए। आरव भी उससे नज़र नहीं मिला रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऐसा ऑरा किसी और के पास से महसूस किया है। राही आरव से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठी स्माइल के साथ बात खत्म करते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है कि आपको मेरी एक्टिंग रियल लगी। वैसे भी जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनमें वो खुद को भूलकर वही कैरेक्टर बन जाता है, इसलिए इसे रियल ही कह सकते हैं, क्योंकि हम उसे परफॉर्म करके उस कैरेक्टर को लाइफ दे रहे हैं। ये कहते हुए वो मुस्कुराए और उसी तरह स्माइल करते हुए बोली, सो एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। वो अनकंफर्टेबल थी क्योंकि वो भीगी हुई थी।
उससे पहले वो खून से रंगी थी, फिर बारिश वाले सीन के साथ ही उसने खुद को भी खत्म कर लिया। राही के बगल में खड़ा मास्क पहने ऋत्विक भी आरव को इग्नोर करके राही के पीछे ही चला गया। वही खुद के सामने राही की इतनी तेज जबान चलती देख आरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी उसकी नज़र परिधि पर चली गई जो उसे मायूसी से देख रही थी। उसे याद आया कि वो आज राही को जलाने के बहाने परिधि को लंच डेट पर ले गया था और वहां से सीधा उसे यही ले आया, जिससे वो उन दोनों को साथ देखे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जब वो आए तो शूटिंग का फाइनल सीन ही चल रहा था। जहां राही को जलना चाहिए था वहीं राही को किसी दूसरे आदमी के सीने पर सर रखकर रोता देख खुद ही जलन होने लगी थी। वो सीन सच में ऐसा था कि उसका चेहरा जलन से काला पड़ चुका था। इस दौरान उसने परिधि को नोटिस तक नहीं किया कि वो उसके हर बनते बिगड़ते भाव को देख रही है। वो बहुत खुश थी सुबह क्योंकि आरव ने उससे सामने से लंच डेट पर जाने के लिए पूछा था, लेकिन अचानक आते हुए उसने उसे बताया कि फिल्म की शूटिंग का लास्ट डे है तो वो सबको पार्टी देना चाहता है, इसलिए अभी ही हमें सभी क्रू मेंबर्स को इनवाइट कर देना चाहिए। परिधि को भी उसका आइडिया सही लगा और वो दोनों खुशी खुशी सेट पर आ गए। लेकिन वहां आते ही परिधि का खिला चेहरा उतर गया क्योंकि जैसे ही आरव ने राही को देखा तो उसे कोई भी याद नहीं रहा कि उसके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बस राही को ही घूर रहा था। परिधि को फिर से सब याद आ गया कि कैसे आरव उसे इस्तेमाल करना चाहता था राही को जलन करवाने के लिए। ये सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए और लकीर बनाते हुए गालों से बहकर जमीन की मिट्टी में मिल गए। परिधि ने अपना चेहरा उससे मोड़ लिया और वहां से चली गई। वही उन दोनों को देख रही पियानेना में सर हिलाकर कहा, ये तो होना ही था। जब आप किसी को जबरदस्ती खुद से बांधने की कोशिश करोगे तो वो इंसान आपको ही किसी काबिल नहीं छोड़ेगा, साथ ही बची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट भी टाटा बाया बाय करते हुए चली जाएगी। ये कहकर वो मुस्कुराए और जैसे ही मुड़ी कि आपने सामने खड़ी रुचि को देखकर रुक गई जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। उसे देखकर पिया बता सकती थी कि वो सदमे में है और क्यों, ये भी कहीं ना कहीं उसे पता था। रुचि की आंखों के आगे हाथ हिलाते हुए उसने पुकारा, रुचि रुचि। उसने बोलने पर वो एकदम से होश में आई और पिया के माथे को अपने हाथ से चेक करने लगी, फिर गले को। ऐसे ही उसने उसकी आंखें और सर को ठोक-पीट कर चेक किया। वही पिया तो उसे बस मुंह खोले देखती रही कि आखिर करना क्या चाहती है। बुखार भी नहीं है तो फिर तुम्हें क्या हुआ है? एकदम से अकल कहाँ से आ गई? कुछ सोचते हुए उसने फिर कहा, कहीं भगवान ने तुम पर दया करके थोड़ी और अकल तो नहीं लौटा दी। उसकी बात सुनकर पिया ने अपने बालों को पीछे किया जो उड़कर आगे आ रहे थे। फिर हल्के से बोली, हाँ मुझे अभी ही अकल आई है, इसलिए अब तुम बेअकल मत बनो और जरा साइड हटो क्योंकि मुझे भी चेंज करने की जरूरत। उसकी बात सुनकर रुचि भी हंसते हुए हट गई और पिया अपने टेंट में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब सभी ने अपना सामान समेट लिया तब डायरेक्टर रिधान ने बीच में खड़े होकर अनाउंस किया, हमारी मूवी रिवेंज फ्रॉम फेथ की शूटिंग पूरी होने पर मिस्टर आरव रायचंद जो कि हमारी फिल्म के सेकंड मेन इन्वेस्टर है, उनकी तरफ से कल ब्लूबेरी लाइट क्लब में सबके लिए पार्टी अरेंज की गई है, इसलिए कल सभी टाइम से क्लब में पहुंच जाना। पार्टी की बात सुनकर सभी एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स, क्रू मेंबर्स बहुत खुश हो गए और आपस में ही खुसुर फुसुर करने लगे। राही को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस वो इसी बात से खुश थी कि ऋत्विक तो उसके साथ है ही। ये सोचकर उसने उस तरफ देखा जहां निश्चित कपूर के बगल में ऋत्विक खड़ा था। जैसे ही सब लोग जाने लगे, निश्चित दौड़ते हुए राही के पास आया और उसके हाथ में एक गिफ्ट रखते हुए बोला, मेरी प्यारी बहन का गिफ्ट। उसकी बात सुनकर राही मुस्कुराई और गिफ्ट को लेकर मुस्कुराने लगी। उसे वो पल याद आया, कुछ दिन पहले संडे को भी डायरेक्टर रिधान ने शूटिंग रखी थी। सभी अपने काम पर लगे थे। अयंतिका का शूट सबसे पहले ही हो गया था, इसलिए राही जल्दी ही फ्री हो गई। अब दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट के सीन शूट हो रहे थे दृष्टि के साथ, यानी कि पिया रॉय के था। जब वो अपनी चेयर पर आराम से बैठी सीन को देख रही थी तभी किसी ने अपनी कलाई की बंद मुट्ठी को उसके आगे कर दिया।
राही ने पहले उस हाथ को देखा, फिर ऊपर नजरें उठाई तो वहां निश्चित खड़ा था। उसे ऐसे देखकर राही ने अपनी आईब्रो उचकाकर ही इशारे से पूछा, क्या है? तो उसी तरह निश्चित ने भी इशारे से उसे मुट्ठी खोलने को कहा। राही ने भी बिल्कुल वैसा किया। जब उसने मुट्ठी खोली तो उसने एक नज़र निश्चित को देखा, जो खुशी से उसे ही अपनी चमकती आंखों से देख रहा था। राही, ये क्या है? उसका सवाल सुनकर निश्चित ने कहा, क्या क्या? राखी है, चलो अब जल्दी से अपने भाई के हाथ में बांध दो। राही के दिमाग में वो शब्द गूंजने लगे, चल जल्दी से अपने भाई को राखी बंध, बहुत भूख लगी है। उसके दिमाग में कुछ धुंधले सीन्स और आवाजें आने लगी, जिससे उसका हाथ अपने आप अपने सर पर चला गया। उसे ऐसे देखकर ऋत्विक घबरा गया, जो दूर से उन दोनों को देख रहा था। वो जैसे ही आने को हुआ कि उसने देखा निश्चित ने राही को बहुत अच्छे से संभाल लिया है और उसे पानी पिला रहा था। राही के ठीक देखकर उसने गहरी सांस ली और अपनी कार की तरफ चला गया, क्योंकि उसे पता था कि जब तक राही का भाई उसके आसपास है उसे कुछ नहीं होगा। वही राही की आंखें नम, लेकिन होठों पर एक प्यारी मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसने जल्दी से उस राखी को जिसे निश्चित लाया था उसकी ही कलाई पर बांध दी और आंसू भरी आंखों से बोली, थैंक यू मेरा भाई बनने के लिए। उसकी ऐसी बचकानी बात सुनकर निश्चित ने उसका सर सहलाया और बोला, भाई तो पहले से ही तेरा। उसकी बात को सुनकर राही ने पूछा, मतलब? तो निश्चित ने बात बदलते हुए कहा, यही कि अब भाई बन चुका हूँ तो अपनी बहन के लिए गिफ्ट भी लाना होगा, जो मुझ पर उधार रहा, क्योंकि अभी तक वो गिफ्ट आया नहीं है। कोई बात नहीं, राही ने कहा। फिर एकदम से उसे कुछ याद आया तो उसने जल्दी से अपने पर्स को खोला, जो वही चेयर पर पड़ा हुआ था। उसे खोलकर राही ने एक चॉकलेट निकाली और उसे खोलकर निश्चित के मुंह के पास ले जाकर बोली, भाई कोई भी त्योहार मीठे के बिना कैसे पूरा हो सकता है? ये लो और खाओ। निश्चित उसके मुंह से अपने लिए भाई सुनकर अंदर ही अंदर खुशी से झूमने लगा। इसी के साथ उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए, जिन्हें अंदर ही समाये उसने हंसते हुए अपना सर हिलाया और चॉकलेट का बाइट लेकर राही को खिलाने लगा। दोनों को इस तरह खुश देखकर वही थोड़ी दूर खड़ी रुचि मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जिसे छुपाते हुए वो उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी और खुद भी मुस्कुरा रही थी। राही, राही। निश्चित के बार बार बुलाने पर राही अपने ख्यालों से बाहर आए और बोली, गिफ्ट को तो खोलो। निश्चित ने उसके सर को सहलाते हुए कहा। राही भी अपने गिफ्ट को खोलने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। निश्चित जानता था कि उसकी बहन को तोहफे हमेशा से पसंद थे। उसी वक्त ऋत्विक और रुचि भी आ गए, जो राही के चेहरे की एक्साइटमेंट को साफ देख पा रहे थे। राही ने जैसे ही गिफ्ट खोला तो वो बहुत खुश हो गई। उस बॉक्स में राही के नाम की लाइट्स थी और एक विंड चाइम, जो बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही राही ने उसे बाहर निकाला, वहां की बहती हवाओं में उसकी वो मन को सुकून देने वाली धुन राही की खुशी को दुगना कर गई। वो चांद और तारों के शेप में बना विंड चाइम था, जिसे निश्चित ने कस्टमाइज्ड कराया था। उसी के साथ राही का नाम भी, क्योंकि उसे पता था बचपन से ही कि उसकी बहन को अपने नाम वाले चीजें बहुत पसंद होती थी। वाह भाई, ये बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये पहली बार है जब रुचि के अलावा मुझे किसी ने तोहफा दिया है। ये कहकर वो उस विंड चाइम को ऊंचा करते हुए उसकी खूबसूरती को निहारते हुए आवाज को सुनने लगी। ऋत्विक, जो बिना भाव के खड़ा था, उसका चेहरा कठोर हो गया। उसे याद आया कि उसने राही को आज तक ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया है। बस शादी की रिंग और जेवर के अलावा कपड़े और बाकी चीजें तो उसने ऐसे ही अरेंज करवा दी थी, लेकिन इतने स्पेशल तरीके से तो कुछ नहीं दिया। वही निश्चित अपनी बहन को खुश देखकर ऋत्विक के कान में फुसफुसाया, देखा तुमने, मेरी रूही कितनी खुश हो गई है। जब ये बात मैं बड़े भाई को बताऊंगा कि बहन ने मुझे सबसे पहले भाई कहा, दोबारा मिलने के बाद तो वो जलकर कोयला हो जाएंगे। ऐसे ही वो बहुत ही बातें करने लगा, जैसे कि उसके भाई को तो पता ही नहीं है कि उनकी राजकुमारी मेरे सामने है और वो अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। मेरा मन करता है उनसे कह दूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो राही को तुम्हारे पास रहने नहीं देंगे, साथ ही उस बूढ़े आदमी को भी पता चल सकता है। वो इस बात से अनजान बोले ही जा रहा था कि उसका भाई तो बाद में जलेगा।
वो तो जलकर अंदर ही अंदर सुलग रहा है और गुस्से को दबाए निश्चित को सारी बातें सुन रहा है सिर्फ अपनी राही के लिए। 73 साल्स गर्ल ने किया राही को इग्नोर। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रेट दिस नो। वेल, निश्चित अपनी बहन को खुश देखकर ऋत्विक के कान में फुसफुसाया, देखा तुमने मेरी रूही कितनी खुश हो गई है। जब ये बात मैं बड़े भाई को बताऊंगा कि बहन ने मुझे सबसे पहले भाई कहा, दोबारा मिलने के बाद तो वो जलकर कोयला हो जाएंगे। ऐसे ही वो बहुत ही बातें करने लगा, जैसे कि उसके भाई को तो पता ही नहीं है कि उनकी राजकुमारी मेरे सामने है और वो अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। मेरा मन करता है उनसे कह दूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो राही को तुम्हारे पास रहने नहीं देंगे, साथ ही उस बूढ़े आदमी को भी पता चल सकता है। वो इस बात से अनजान बोले ही जा रहा था कि उसका भाई तो बाद में जलेगा। इस बात से अनजान कि ऋत्विक खुद इस वक्त उससे जलकर अंदर ही अंदर सुलग रहा है और गुस्से को दबाए निश्चित की सारी बातें सुन रहा है, सिर्फ अपनी राही के लिए। अब आगे, जब निश्चित को यह एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, रही उसकी नज़र अपने बगल में खड़े ऋत्विक पर गई और तुरंत ही 2 कदम पीछे हो गया। क्या हुआ भाई? राही जो रुचि के साथ अपनी खुशी बांट रही थी, निश्चित को ऐसे चहककर पीछे जाते देख उसने चिंता और हैरानी के मिले जुले भाव से पूछा। निश्चित मुंह बनाते हुए अपने इसके आगे के शब्द वो कह ही नहीं पाया, क्योंकि ऋत्विक जो उसे जलन और गुस्से से घूर रहा था, अब तो वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे अभी ही जान से मार डालेगा अगर उसने एक शब्द भी आगे बढ़ाया तो। अल्पविराम, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया था अचानक से। ठीक है, तुम दोनों घर जाओ, मुझे भी किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, कल पार्टी में मिलते हैं, बाय। जल्दी से इतना कहकर वो वहां से 9-2-11 हो गया। राही तो अभी क्या हुआ समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने भाई की क्यूटनेस पर उसे हंसी आ गई। थोड़ी देर बाद, इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें, धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1 लव विदाउट हार्ट, 2 माय डेविल अमीर पति देव, 3 जबरदस्ती वाला प्यार, 4 माई क्रेजी वल्कोनो वाइफी, 5 एक शादी ऐसी भे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एपिसोड्स। कार में बैठी राही आंखें बंद करके अपना सर ऋत्विक के कंधे पर टिकाए आराम कर रही थी। वो शूटिंग की वजह से बहुत थक गई थी। इन दिनों दिन रात शूटिंग होती थी, जिसके वजह से उसे आराम करने का सही टाइम भी नहीं मिला था। पर थैंक्स टू गॉड उसकी पहली फिल्म शूट हो गई और एड भी लगभग पूरा ही हो चुका है। बस कुछ सीन्स की क्लिप्स लेनी बाकी है, जिससे सोशल मीडिया पर वो अपने न्यू परफ्यूम की रीच बढ़ा सके। ऋत्विक शांति से सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरा राही के हाथों में, जिसे उसने गियर पर रखा हुआ था। वो दोनों अपनी खामोशी को भी एंजॉय कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में उनकी कार अचानक रुक गई। राही ने सोचा वो आ गए तो वह डोर खोलकर बाहर आ गई। ऋत्विक भी बाहर आ चुका था और उसने अपना मास्क और ग्लासेस भी पहन लिए थे। राही तो बाहर ही मास्क और सन ग्लासेस लगाकर निकली थी। वो अभी अपने सामने मौजूद बड़े से शॉपिंग मॉल को ही देख रही थी कि ऋत्विक ने उसकी कमर पर हाथ रखा और दूसरा हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाले आगे बढ़ गया। राही भी उसी को देखते हुए आगे चलने लगी। चलते हुए ही उसने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये क्या है? बिना भाव के राही ने पूछा। आए, शॉपिंग मॉल कोई किस लिए जाता है? उसने राही से घूरते हुए पूछा। पहले तो उसे समझ नहीं आया, बाद में वो सब समझ गई और बोली, कपड़े खरीदने के लिए। हाँ, तो हम उन्हें ही लेने आए हैं। भूल मत जाना और किसी भी ड्रेस को ज्यादा अच्छा मत बोल देना, वरना तो कई घंटे तुम्हें बार्गेनिंग करने में लग जाएंगे। राही सोचते हुए, हाँ, लेकिन आज से तो वह खुद को नजरअंदाज करके बाद में काम और मिलना जुलना हो सकता है। दोनों इस बता से भी परेशान होते हैं और कुछ इससे कि वो कभी भी अपनी मोहब्बत को अपना चेहरा नहीं कह पाओगे। लेकिन एक दिन आए, दोनों ऐसे ही मॉल के अंदर आ गए। ऋत्विक के गार्ड्स वही पूरी जगह पर फैल गए और हर जगह निगरानी रखने लगे। अंदर का माहौल बहुत सुंदर लग रहा था।
राही कभी भी इतने बड़े मॉल में नहीं आई थी, लेकिन उसकी आंखों में और लोगों की तरह लालच और जलन नहीं थी। ऋत्विक को उसका यही सिंपल व्यवहार ही तो अच्छा लगता था। खुशी होने पर वो छुपाती नहीं थी, ये सोचकर कि सामने वाला क्या सोचेगा। दोनों मॉल के अंदर गए तो बाहर खड़े गार्ड ने उन्हें सर झुकाकर ग्रीट किया। ऋत्विक बिना किसी पर ध्यान दिए राही को लेकर एक स्टोर पर ले गया, को वही दूसरी साइड बना हुआ था। शोरूम में आते ही ऋत्विक की खुशबूती को मास्क और सनग्लासेस से भी नहीं छुप रही थी। उससे मंत्रमुग्ध होकर सेल्स गर्ल लाइन लगाकर उसके पास खड़ी हो गई, और जो पहले ही किसी ना किसी कस्टमर के साथ बिजी थी, उन्हें भी थोड़ा अफसोस हुआ कि वो क्यों नहीं है इस हैंडसम आदमी को अटेंड करने के लिए। उनमें से एक सेल्स गर्ल ने पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, जो बहुत ही सुंदर थी और उसकी यूनिफॉर्म बाकी सभी से भी छोटी थी। वो ये कहते हुए ज्यादा ही झुक गई थी, जिससे उसकी शर्ट का डीप गला होने के कारण भी उसका क्लीवेज साफ दिख रहा था। उसकी हरकत देखकर राही की आंखें छोटी हो गई। उसने मन ही मन कहा, देखो तो इस बेशर्म शॉप असिस्टेंट को, मेरे ही सामने मेरे ही पति को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वाह, आजकल की लड़कियां तो एरोप्लेन से भी आगे निकल गई है। ऋत्विक कुछ बोलता उससे पहले ही राही ने कहा, जाओ कुछ सुंदर ड्रेस दिखाओ। वो समझ गई थी कि पत्थर पर सर मारने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस लड़की का ध्यान तो राही की तरफ गया ही नहीं था। वही बाकी शॉप असिस्टेंट अपने अपने काम में लग चुकी थी। अब राही को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर लेकिन जितना हो सके अच्छी टोन के साथ फिर से कहा, क्या आप मुझे बता सकती है कि ड्रेसेज और गाउन किस तरफ रखे हुए हैं? इस बार भी सेल्स गर्ल ने राही को पूरी तरह से इग्नोर किया और ऋत्विक को बिना पलक झपकाए निहारने में बिजी थी। वहां आते हुए राही ऋत्विक से थोड़ा दूर हो गई, क्योंकि उसे पब्लिक प्लेस पर काफी शर्म आ रही थी। मगर अब ये हाल देखकर उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने अपने पति का हाथ छोड़ दिया। वही ऋत्विक का चेहरा भी धीरे धीरे डार्क हो गया और उसने एकदम से राही का हाथ पकड़ा, जो गुस्से से उस सेल्स गर्ल को कोस रही थी। तुमने सुना नहीं, मेरी बीबी ने अभी क्या कहा? उसकी आवाज इतनी सख्त और ठंडी थी कि जिसने भी उसे सुना उसके एक अंदर एक डर की लहर तैर गई। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो उस सेल्स गर्ल का था, जो कांपते हुए ऋत्विक को देख रही थी, फिर राही को, जिसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसने फिर उनके हाथ को देखा और वो समझ गई जो उसने सुना वो सही है। उसका दिल टूटा तो जरूर, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मिस्टेक सुधारते हुए राही से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मैंने आपकी बातों को इग्नोर किया। क्या आप एक बार फिर से कहेगी? अल्पविराम अल्पविराम। ये कहकर उसने राही को देखा जो उसे ही घूर रही थी। फिर उसने सुना कि अट जो उस सुंदर आदमी के बराबर ही सुंदर होगी। उसने हल्के से कहा, चलो कहीं और से कपड़े लेते हैं, इनकी सर्विस कुछ खास नहीं है। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा और बिना एक पल भी सोचे राही को वहां से ले जाने लगा। उन्हें जाता देख सेल्स गर्ल घबरा गई और जल्दी से भागते हुए बोली, रुकिए सर प्लीज। उसके रोकने से वो रुक गया, जिसके बाद सेल्स गर्ल ने बस इतना कहा, दिस वे। ये बोलकर उसने अपना सर झुका लिया, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले यही एक्सक्यूज दिया था कि वो सुन नहीं पाए और उसे इग्नोर कर दिया। राही ने भी आगे कोई बहस नहीं की और उसके साथ ही गाउन वाले सेक्शन में आ गई। ऋत्विक भी उसके पीछे ही था। उसकी नज़र एक लाइट ब्लू ड्रेस पर पड़ा, जिस पर पिंक कलर का वर्क था। वो ड्रेस बहुत सुंदर था। ऋत्विक ने उसी शॉर्ट ड्रेस, जो कि घुटनों से बस थोड़ा ऊपर था, उसे ले लिया। राही ने अपनी पसंदीदा बेबी पिंक, लिलाक और ब्लैक में भी काफी ड्रेस देखी। अंत में उसने ऋत्विक से कहा डिसाइड करने के लिए कि उस पर कौन सी अच्छी लगेगी। ऋत्विक ने ड्रेसेज को देखा और बिना भाव के बोला, सभी तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। राही ने कुछ नहीं कहा और उनमें से ब्लैक वाली उठा ली और बोली, इसे मेरे लिए निकलवा लो। जब ऋत्विक ने देखा कि उसने एक ही ड्रेस ली है, तो उसने एक सेल्स लेडी को अपने हाथ में लिए ड्रेस के साथ बाकी की दोनों ड्रेस की तरफ इशारा किया, जिसे समझकर वो लड़की उन ड्रेसेज को लेकर जल्दी से बिलिंग काउंटर पर चली गई। ड्रेसेज लेने के बाद उन्होंने कुछ मैचिंग हील्स लिए, उसके बाद ज्वेलरी। फिर दोनों घर आ गए। घर के रास्ते में ही राही ने ऋत्विक से जल्दी से हड़बड़ाकर गाड़ी रोकने को कह दिया।
आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यू। 74 आरव ने देखा राही को किसी और के साथ। उद्धरण चिन्ह। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रेट दिस नो। वेल, अल्पविराम। राही ने कुछ नहीं कहा और उनमें से ब्लैक वाली उठा ली और बोली, इसे मेरे लिए निकलवा लो। जब ऋत्विक ने देखा कि उसने एक ही ड्रेस ली है तो उसने एक सेल्स लेडी को अपने हाथ में लिए ड्रेस के साथ बाकी की दोनों ड्रेस की तरफ इशारा किया, जिसे समझकर वो लड़की उन ड्रेसेज को लेकर जल्दी से बिलिंग काउंटर पर चली गई। ड्रेसेज लेने के बाद उन्होंने कुछ मैचिंग हील्स लिए, उसके बाद ज्वेलरी। फिर दोनों घर आ गए। घर के रास्ते में ही राही ने ऋत्विक से जल्दी से हड़बड़ाकर गाड़ी रोकने को कह दिया। अब आगे। राही की बात सुनकर ऋत्विक ने भी साइड में कार पार्क की और उससे पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने देखा कि उसके सवाल को सुनने से पहले ही वो कार का डोर खोलकर बाहर निकल गई। ऋत्विक भी कंफ्यूजन से उसे देखते हुए बाहर आया। उसने कार लॉक की, फिर उसके पीछे चलते हुए एक जगह जा पहुंचा। राही ने इस वक्त अपना मास्क नहीं पहना हुआ था, लेकिन ऋत्विक ने पहना हुआ था क्योंकि उसकी फोटोज और खबरें आए दिन न्यूज और मैगजीन्स में दिखती रहती है। उद्धरण चिन्ह। राही अपने सामने लगे पानी पूरी के स्टॉल को देखकर ऋत्विक को देखकर बोली, आपको पता है हमने कितने समय से गोलगप्पे नहीं खाए। हम काम में इतना उलझ गए कि इनके बारे में याद ही नहीं रहा, लेकिन आज इन टिक्कियों को देखकर मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए जब मैं और रुचि अक्सर कॉलेज के बाद अपनी छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए गोलगप्पे खाते थे। ये सब वो ऋत्विक को बड़ी ही खुशी से चाहते हुए बता रही थी। ऋत्विक तो बस उसे खुश देखकर उसकी सभी बातों को सुन रहा था। उसने मन में सोचा, क्या वो कपूर फैमिली में पली होती तो भी उसे ये चीज़ पसंद होती। ये ख्याल उसके मन में आया क्योंकि बड़ी फैमिली के बच्चों को बाहर के खाने पर स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। बाहर का वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट और होटल का, रोड साइड ऐसे किसी स्टॉल पर खाने के बारे में तो वो सोचते भी नहीं थे। राही ने ऋत्विक को सब कुछ बता दिया, फिर खुश होकर उन भैया से बोली, भैया एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। उसकी बात सुनकर सामने सभी को खिला रहे आदमी ने कहा, जी मैडम, बस थोड़ी देर में आपका नंबर आ जाएगा। राही ने देखा कि और भी लोग थे जो पहले ही ग्रुप के पानी पूरी खा रहे थे, तो उसने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। शाम का समय था, ज्यादातर टीनेजर्स और ऑफिस वर्क्स ही दिखाई दे रहे थे रोड पर। पानी पूरी के एक स्टॉल पर ऐसा ही एक कॉलेज का ग्रुप खड़ा था जो अपना ट्यूशन करके पानी पूरी खाने आए हुए थे। उनमें से एक लड़की ने कहा, अरे ये वही लड़की नहीं है जो एंटरटेनमेंट न्यूज में थी। उस लड़की की आवाज़ उसके दोस्तों ने सुनी और उस तरफ ही देखने लगे जहां वो देख रही थी। उसका साथ देते हुए दूसरी लड़की ने कहा, हाँ ये वही है, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, आखिर इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस होकर मैंने ही बिल्कुल इनकी स्टाइल के कपड़े और हेयर स्टाइल किया था जिस पर मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला था। उस ग्रुप के 2 लड़की और 3 लड़के थे। लड़के तो इतना समझ नहीं पाए थे, लेकिन राही को देखकर वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। यार ये कितनी सुंदर है। हाँ है तो बहुत सही, एकदम हीरोइन ही है। अच्छा है, मैं तो इनका फैन हो गया। अब तो बस उस मूवी के निकलने का वेट है जिसमें उन्होंने पहली बार एक्ट किया है। तीसरा लड़का शांत था, उसने एक नज़र राही को देखा, फिर नज़र फेरकर अपना फ़ोन चलाने लगा। गोलगप्पे वो लड़कियां खा रही थी। लड़के तो उनके दोस्त थे, बस वहाँ खड़े उनका वेट कर रहे थे। उनकी आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, फिर भी ऋत्विक ने सुन लिया और वो समझ गया कि वो लोग राही को पहचान गए हैं और उसके ही बारे में बातें कर रहे हैं। यही तो वो चाहता था कि लोग राही को एक बार देखे और पहचान जाए कि वो कौन है। ऐसा इतनी जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी शुरुआत तो होनी ही थी। वही राही तो खुद में खोई आसपास का माहौल और नज़ारा देख रही थी। ऐसे साथ में बाहर आकर घूमने पर राही बहुत खुश थी। उसे नॉर्मल कपल की तरह एक छोटी चीज़ करना पसंद था जिससे अपने लाइफ पार्टनर को खुशी मिले। कुछ देर में राही का नंबर भी आ गया और वो ऋत्विक को खींचते हुए उसे पानी पूरी के स्टॉल के पास चली गई। वही वो ग्रुप राही के साथ किसी आदमी को देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने उसके चेहरे को देखा जिस पर मास्क लगा हुआ था। जब उन्होंने उसे देखा तो सिर्फ थोड़ा सा चेहरा ही विजिबल था, फिर भी उसकी सुंदरता उनसे छुप नहीं सकी।
सबसे ज्यादा आकर्षक उसका स्ट्रॉन्ग और राजाओं वाला एटीट्यूड। पानी पूरी वाले भैया ने राही को एक पेपर प्लेट दी और उसमें ही पानी पूरी बनाकर रखने लगे। राही भी जल्दी से टेस्ट करती है और इतने टाइम उस टेस्ट को मिस करने के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो उस स्वाद को फील करके एंजॉय करती है। 4-5 पानी पूरी खाने के बाद राही को एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। तब जाकर उसे ऋत्विक का ख्याल आता है और वो उसके आगे पड़ी पूरी की टिक्की रख देती है और ऋत्विक बिना कुछ कहे बस खा लेता है। पानी पूरी बहुत टेस्टी थी लेकिन स्पाइस ज्यादा था, जिस वजह से ऋत्विक की आंखें मिर्ची से लाल पड़ गई। राही एक खुद खाती और दूसरा उसे खिलाती। वही ऋत्विक बिना उसे देखे उसके हाथों से पानी पूरी खा रहा था। वही दूसरी तरफ आरव रायचंद इंडस्ट्रीज से घर के रास्ते में जा रहा था। सिग्नल रेड होने पर उसकी कार वहीं रुक गई। तभी उसकी नज़र एकदम से रोड साइड पर गोलगप्पे खा रही राही पर गई, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड पर जिसका चेहरा दिख नहीं रहा था। एक तो उसने मास्क लगाया हुआ था और खड़ा भी इस तरह था जिससे उसकी पीठ आरव की तरफ थी। आरव की नज़र राही पर थी जो उसे अपने हाथों से खिला रही थी, फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस रही थी। ये देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से एक पंच स्टीयरिंग व्हील पर मारता है और राही को घूरते हुए बोलता है, परिधि हमेशा से सही थी, तुम बस पैसों के पीछे पड़ी थी, बस तुम्हें लड़कों को बहलाना बहुत अच्छे से आता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर राही से पूछे कि उसने तो बस कुछ समय इंतजार करने के लिए ही तो कहा था तुम, पर वो भी नहीं हुआ और किसी और के साथ आगे भी बढ़ गई। तब तक सिग्नल भी ग्रीन हो गया जिससे उसके पीछे खड़ी गाड़ियां हॉर्न बजाने लगी। तब जाकर उसे होश आया और वो गुस्से से वहां से चला गया। रात का समय ऋत्विक और राही अपने बेडरूम में अपना अपना काम कर रहे थे। उनकी खास बात यही थी कि वो अपने काम को बहुत ही मेहनत से करते थे। ऋत्विक कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था और राही अपने लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट देख रही थी, जिसमें से सबसे पहले वो स्क्रिप्ट है जिसे ऋत्विक ने उसे दी थी। एक शॉर्ट फिल्म है। ऋत्विक का मानना है कि इससे उसका जितना जल्दी हो सके एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार होगा और ये फिल्म कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है बल्कि एक बेहतरीन नोवेल की स्टोरी है जिसमें बस पहला पार्ट ही बन रहा है। नोवेल कुछ इस तरह की है। दो बचपन के दोस्त होते हैं। दोनों लड़कियां हम उम्र होती है और एक दूसरे को बहुत प्यार करती है, लेकिन उनकी जिंदगी में तब बदलाव आते हैं जब एक लड़का उन दोनों की पसंद बन जाता है। अब सब कुछ उस लड़के की पसंद पर टिका हुआ। एक दूसरे की फीलिंग्स से अनजान वो दोनों दोस्त अपने अपने प्यार के बारे में शेयर करती और एक दिन दोनों ही प्रपोज करने का प्लान करती है। लेकिन वो लड़का हो उनमें से जो मेन लीड थी जिससे वो प्यार करता था उसे सामने से दूसरी लड़की के सामने ही प्रपोज कर देता है। लड़की भी खुशी से प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे भी उससे प्यार था। इन सब में उस सेकंड लीड का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में अपनी दोस्त के लिए नफरत आ जाती है, क्योंकि उसकी नज़र में उसके पास सब कुछ था और वो लड़की अपनी दोस्त के घर पर ही रहती थी। सब उसे यही कहते थे कि तुम कितनी बड़ी लूजर हो। उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसकी दोस्त हर चीज में बेस्ट थी, अब उसे उतना ही बेस्ट हीरो मिल गया। नहीं, वो सिर्फ मेरा होगा, मैं अपने प्यार को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। ये सोचते हुए उसकी आंखों में एक डरावना भाव झलक आता है जिसे वो छुपा लेती है। तभी से कहानी शुरू होती है। एक दीवाना था, एक हसीना थी जिनकी लव स्टोरी का एक था विलेन। स्टोरी काफी सिंपल लेकिन सस्पेंस से भरी हुई थी, जहां प्यार, दोस्ती, नफरत सब कुछ था। राही स्टोरी को पढ़कर इम्प्रेस थी, क्योंकि ये भी उसके लिए एक अलग रोल होने वाला था, क्योंकि उसने सबसे पहला रोल तो विलेन का ही किया था। वो भी बाकी स्क्रिप्ट्स भी देख रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। राही ने देखा रुचि उसे फ़ोन कर रही है तो उसने कॉल पिक करते हुए ही कहा, क्या बात है, आज इतनी जल्दी याद कर लिया? अल्पविराम, याद तो करना ही था मैडम। तुम रोड पर क्या बवाल कर रही हो यार, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है। राही जो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए उसकी बात सुन रही थी वो रुक गई और असमंजस में बोली, कौन सा वीडियो? मैंने तो कुछ भी पोस्ट नहीं किया। पोस्ट क्या, मैंने तो अपना अकाउंट भी नहीं देखा जो अभी थोड़े दिन पहले ही नया बना है। अरे मेरी माँ, तूने नहीं डाला है
किसी और ने तेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया है जिसमें तू ऋत्विक सर को गोलगप्पे खिला रही है और जब उन्हें मिर्ची लगी तो तूने कितनी जल्दी अपने पर्स से चॉकलेट निकलकर उनके मुंह में डाल दी। हाँ बस सर का फेस नहीं दिख रहा, बस बैग दिख रही है क्या? रुचि की पूरी बात सुनकर राही ने शौक से पूछा, फिर चिंता से बोली, अब तो कोई मुझे गोलगप्पे भी नहीं खाने देगा। ये कहकर उसने रोनी जैसी सूरत बना ली। तो रुचि हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, जिसने भी वीडियो डाला है सही किया है, इससे तेरी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। डायरेक्टर रिधान ने भी कहा कि अच्छा है, पब्लिसिटी जरूरी है जिससे बहुत लोगों का ध्यान तुम पर जाए, और ये हुआ भी है। तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब सीधा ही 1K से 10K फॉलोअर्स हो गए। ये अभी भी बढ़ रहे हैं, रुचि ने बहुत ही खुश होकर उसे बताया। तब जाकर राही को थोड़ी तसल्ली हुई, नहीं तो वह डर ही गई थी कि कहीं उसकी वजह से ऋत्विक की इंसल्ट ना हो जाए। थोड़ी देर और बात करने के बाद राही और रुचि ने एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर दिया। उसके कॉल रखते ही ऋत्विक ने पूछा, क्या हुआ? जो उसकी बातें सुन रहा था। राही, कुछ नहीं, बस कोई है जो गोलगप्पे खाते हुए मुझे नजर लगा गए, पर चलो नजर काली नहीं निकली। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड। Just 75 Untitled Chapter. Please comment, like, share and rate this no. Well, अगली सुबह। इतने दिनों से दोनों बहुत ही बिजी थे, अब जाकर उन्हें कुछ समय एक दूसरे के साथ मिला था। रात को अपना अपना काम करके एक दूसरे की बाहों में सो गए। एक सुबह का समय था और सूरज बहुत तेज चलते हुए आसमान में चढ़ चुका था, जिसकी किरणें खिड़की पर डाले पर्दों से छिनती हुई उन लव बर्ड्स पर पड़ रही थी जो बहुत दिनों बाद ऐसे बेफिक्र होकर सोए हुए थे। राही की पलकें फड़फड़ाने लगी और उसके होठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल खिल गई, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि वो ऋत्विक की बाहों में सो रही है। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी सीधा ऋत्विक के बेहद ही सुंदर चेहरे पर अटक सी गई। माथे पर बिखरे बाल, घनी पलकें जो अभी बंद थी, सोते हुए एक अलग ही मासूमियत थी उसके चेहरे पर जो राही को बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपना हाथ ऋत्विक के चेहरे के तरफ बढ़ाया और माथे पर बिखरे बालों को ऊपर करके होले लेकिन बहुत ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। कुछ पल वो अपनी लिप्स उसके माथे पर टच लिए हुए चूमकर उससे दूर हुई, फिर उसकी नज़र ऋत्विक की आंखों पर गई। उसने उसकी दोनों बंद आंखों को चूमा, फिर नाक, और अंत में उसकी नज़र ऋत्विक के परफेक्ट लिप्स पर ठहर गई। वो झुक गई। अब उसके लिप्स ऋत्विक के लिप्स से बस 2 इंच की दूरी पर थे। जितने वो करीब थे उतनी ही तेजी से राही का दिल धड़क रहा था, लेकिन अगर वो ध्यान से सुनती तो उसे सुनाई देता कि ऋत्विक के दिल की धड़कन भी उसकी धड़कन से मैच करते हुए धड़क रही है। राही उसे अभी निहार ही रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो ब्लैकली सब कुछ देखने लगी। ऋत्विक ने राही के होठों अपने होठों से पकड़ लिया और लगभग उन्हें निगलते हुए ही जोर जोर किस करने लगा। उसके एक्शन इतने फास्ट थे कि राही शॉक ही हो गई। वो अपनी आंखों को हैरानी से बड़ा किए बस ऋत्विक को देख रही थी, जो आंखें बंद किए उसे बहुत ही पैशनेटली चूम रहा था। बहुत देर तक उसे होश ही नहीं रहा। जब ऋत्विक ने देखा वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही, तब उसने जोर से राही के लिप्स पर बाइट कर लिया। उसके काटते ही राही दर्द की वजह से होश में आई और उसे घूरने लगी। ऋत्विक ने उसे बस एक तिरछी स्माइल दी और फिर से बिना वार्निंग के उसे चूमने लगा। इस बार की किस बहुत ही उत्तेजित थी। वो गहरे गहरे स्मूच के साथ राही के गुलाबी चेरी लिप्स को किस कर रहा था। राही भी उसका साथ दे रही थी। उसके हाथ ऋत्विक के बालों में कसे हुए थे। दोनों जुनून ने साथ एक दूसरे को चूम रहे थे। इतने दिनों से अपने टाइम को मैनेज ना करने की वजह से वो उस रात के बाद से ज़्यादा करीब भी नहीं आए थे और ना ही उनके बीच कुछ पैशनेट हुआ था। उनकी किसिंग की आवाज़ को सुनकर कोई भी शर्मा जाए। वो ऐसे एक दूसरे को चूसते हुए चूम रहे थे जैसे यही वो कुछ पल बचे हैं जिंदगी के। उन्हें बिना रुके किस करते हुए 30 मिनट हो चुके थे। अब राही को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ऋत्विक ने जब महसूस किया कि वो ठीक नहीं है और सांस नहीं ले रही है, तो उसने राही के लिप्स को तुरंत ही अपने मुंह से आज़ाद कर दिया। उसके छोड़ते ही राही लंबी लंबी सांसें लेने लगी।
ऋत्विक ने उसके माथे से अपना माथा टीका दिया और उसकी पीठ सहलाने लगा जिससे राही शांत हो जाए। उसके थोड़े नॉर्मल होने पर ऋत्विक अपनी नाक से उसकी नाक को सहलाकर मदहोशी से बोला, बेबी यू आर वेरी टेस्टी, जितनी बार भी तुम्हें टेस्ट करूँ तो कभी मन ही नहीं भरता। उसकी बात सुनकर राही ब्लश करने लगी। उसके एक्सप्रेशन देखकर ऋत्विक को उस पर और भी प्यार आने लगा। वो एक बार फिर से राही को किस करने लगा। उसकी छुअन से वो भी पिघल गई और उसका साथ देते हुए किस करने लगी। ऐसे ही दोनों काफी देर तक एक दूसरे को चूमते रहे। वो दोनों की अपना कंट्रोल खो चुके थे। ऋत्विक पहले ही शर्टलेस था। उसने राही के नाइट सूट को कंधे से उतार दिया और राही के कंधे पर अपने लिप्स से भिगोने लगा। वो उसे तेजी से बेहद ही जुनून से किस कर रहा था, साथ ही बाइट कर रहा था जिससे राही की सिसकियां रूम में गूंज रही थी। उसने पूरी तरह से राही की टॉप को हटा दिया, फिर उसके गले को सक करते हुए चूमने लगा, साथ ही अपने प्यार की निशानियां भी दे रहा था। उसके हाथ राही की खुली कमर पर चल रहे थे जिससे राही का बदन सिहरते हुए सिकुड़ रहा था और उसकी सांसें भारी हो गई थी। तेज तेज सांसें लेते हुए उसका सीना बहुत आकर्षक लग रहा था। ऋत्विक की नज़र गले से होकर राही की चेस्ट पर चली गई और वो उसके ब्रा के ऊपर से ही उन्हें चूमने लगा। उसकी इस हरकत से राही की पकड़ बेड शीट पर कस गई। ऋत्विक उसके ऊपर था और राही उसके नीचे दबी बस ऋत्विक के प्यार को महसूस कर रही थी। अब ऋत्विक के होठ उसके सीने के उभार से होते हुए राही की नेवल पर आ गए और वहां भी बहुत ही जुनून के साथ उसे बेतहाशा चूमने लगा। राही की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी सेक्सी आवाज से ऋत्विक पूरा पागल ही हो गया था। उसने झटके से उसकी ब्रा भी निकाल दी और उसके सीने के उभार को अपने मुंह में लिए सक करने लगा, साथ ही दूसरे हाथ से दबा भी रहा था। राही उसकी इस हरकत से उत्तेजित हो गई और उसका शरीर ऊपर की तरफ उठ गया। वो अपना कंट्रोल खो रही थी। उसने अपनी बाहें ऋत्विक की पीठ पर कस ली जिससे अब उनके बीच जरा सी भी दूरी नहीं बची थी। ऋत्विक उसके सीने को तब तक काटता और चूसता रहा जब तक वो लाल ना हो गए। उसके बाद उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। राही ने शर्मा कर पलकें झुका ली और दूसरी तरफ देखने लगी। ऋत्विक ने तब तक राही के भी बचे कूचे कपड़े हटा दिए और उसे शर्माता देख अपनी सेडिक्टिव वॉइस में बोला, मुझे देखो। अल्पविराम अल्पविराम। उसके बोलने पर राही ने ऋत्विक को देखा जो दोबारा उसके ऊपर आ चुका था। वो फिर से शर्मा गई, लेकिन वो नज़र फेरती तभी ही ऋत्विक ने उसे उसकी चिन से पकड़ा और एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठों की मोहर लगा दी। राही के हाथों को पकड़कर उसके उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए वो उसके बेहद करीब आ गया। अब उन दोनों का शरीर एक दूसरे से लिपटा हुआ था बिना किसी पर्दे के, जिससे राही शर्म से लाल हुई जा रही थी। ऐसे ही वो उसके पूरे बदन को चूमने लगा और अपने प्यार की निशानियां उसके शरीर पर देते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा था। लिप्स, फिर गर्दन, चेस्ट, कमर, उन सबको बेतहासा चूमते हुए वो आगे बढ़ा और उसने राही की आंखों में देखा जो मदहोशी से उसे ही देख रही थी। वो उसे खुद में महसूस करने के लिए मचल रही थी। एक बार फिर से ऋत्विक के हाथ उसके शरीर पर चलने लगे और ऊपर उसके चेहरे के पास आते हुए वो एकदम से उसमें समा गया। राही का दर्द और आवाज उसके गले में ही घुट गई। ऋत्विक उसके होठों को फिर से बड़ी हो संजीदगी से चूसने लगा। उसी के साथ उसने खुद को मूव करना शुरू किया जिससे राही की आहें पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसकी आवाज से ऋत्विक पागल सा हो रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इससे उसे पता था कि राही भी अब उनके प्यार को एंजॉय कर रही है। उसकी स्पीड बढ़ गई और वो राही को अपने प्यार का एहसास कराने लगा। राही भी उसकी पीठ पर अपने हाथ बांधे उसका साथ दे रही थी। उनके प्यार की आवाज़ों से कमरा भर गया और दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खो गए। दोपहर 3 बजे ऋत्विक ने आंखें खोली तो उसकी नज़र अपने ऊपर सो रही राही पर चली गई। उसे देखकर वो मुस्कुरा दिया और राही को कसकर खुद के आगोश में ले लिया। राही की पलकें भी हिलने लगी और उसने अपनी पलकें झपकाते हुए ऋत्विक को देखा जो उसे प्यार से निहार रहा था। राही के होठों पर भी स्माइल आ गई। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि ऋत्विक उसमें खोसा गया और राही की गर्दन को पीछे से बालों सहित पकड़कर खुद के करीब ले गया और अपने लबों को उसके लबों से मिला दिया।
राही के एक एक करके ऊपर वाले लिप्स को चूसते हुए चूमने लगा, फिर कभी उन्हें निगलकर अपने मुंह में रखकर पैशनेटली किस करता। राही भी उसकी किस में खो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म चीज उसके मुंह जा रही है। वो समझ गई ये क्या है। ऋत्विक ने राही के मुंह में अपनी टंग डाली और उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा, साथ ही उसकी जीभ से खेलने लगा और चूसते हुए स्मूच देने लगा। एक लंबी पेसिनेट फ्रेंच किस के बाद ऋत्विक ने उसके होठों को आज़ाद किया, जो सूजकर लाल हो गए थे लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। ऋत्विक उन्हें देखकर अपना थूक निगल गया और मन ही मन सोचने लगा, कितना भी इनका रस पी लूं लेकिन ये दिल और मेरे होठ बस उन्हें छूने के लिए तरसते रहते हैं। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेकर उसने दोबारा आंखें खोली, जो समान्या थी। राही खुद की सांसों को संभाले के लिए उसकी चेस्ट पर लेटी खुद को संभाल रही थी। इस बार से अनजान की ऋत्विक का हाल उसकी करीबी से कैसा बेहाल हो जाता है। ऋत्विक ने राही के बालों में उंगलियां फंसाई और उसे साइड में लेटा दिया और खुद खड़ा होकर राही को बाथरूम ले गया। दोनों ने साथ में शावर लिया। जहां ऋत्विक राही को नहला रहा था वहीं राही शर्म से पानी पानी हो गई थी। थोड़ी देर बाद दोनों बाथरोब पहने बाहर आए। राही के लिए अलग से पिंक कलर का था और ऋत्विक ने ब्लैक कलर का पहना हुआ था। दोनों उसमें ही बहुत हो सुंदर लग रहे थे। राही को ऋत्विक ने अपनी गोद में उठा रखा था। उसने उसे ड्रेसिंग के सामने बिठा दिया और खुद हेयर ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगा। राही मस्ती से अपना फोन चलाने लगी। उसने अपनी और ऋत्विक की विदाई बनाई जिसमें वो उसके बाल सुखा रहा है और दोनों बथरोब में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों पार्टी के लिए रेडी हो गए। ऋत्विक ने राही को देखा जो लाइट ब्लू कलर में किसी परी की तरह लग रही थी। वही ऋत्विक ने भी नेवी ब्लू 3-पीस सूट विथ वाइट शर्ट पहना हुआ था। बाल सेट किए हुए, हाथ में रोलेक्स वॉच और महंगे चमचमाते ब्राउन शूज। राही भी बहुत ही कातिलाना लग रही थी। बेबी पिंक बटरफ्लाई हील्स, बटरफ्लाई वाला स्लिंग बैग, ब्रेडेड क्यूट हेयरक्ली और लाइट मेकअप, इतने में ही वो बवाल लग रही थी। ऋत्विक तो उसे देखता ही रह गया। वो एक लिटिल फ्लावर लग रही थी जिसके ऊपर तितलियां मंडरा रही है। दोनों पार्टी के लिए तैयार थे। एक दूसरे का हाथ थामे वह दोनों अपने बिला से निकल गए और कार में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। उनकी कार उसी क्लब की अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर रुकी। ऋत्विक ने मास्क लगाया और अपने एक्टर वाले लुक में आकर राही के साथ आगे बढ़ गया। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यू।